नमस्कार, मैं हूं अब्दुल रहीम। आज बेबाक मुंसिफ में बात करूंगा आधी आबादी की, नारी शक्ति की, द बेटर हाफ की। और यह बात क्यों? क्योंकि आज संसद भवन में 7 घंटों तक इसी पर बहस हुई और यह बिल, इसकी तायद में 454 वोट पड़े। इस बिल को अब लोकसभा में मंजूर कर लिया गया है। अब राज्यसभा में पास होने के बाद यह कानून तो बन जाएगा, लेकिन लागू कब होगा, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। क्या महिला आरक्षण बिल एक बार फिर दांवपेच में फंस कर रह जाएगा और बाकी रह जाएगा सिर्फ इंतजार? क्योंकि आज 2 बड़े कारण जिसको लेकर बहस हुई, उनमें से पहला तो यह कि इसे तुरंत लागू क्यों नहीं करवाया जा रहा है, डिलिमिटेशन के चक्कर में क्यों इसे डाला जा रहा है। दूसरा यह कि ओबीसी के लिए अलग से इसमें प्रावधान को शामिल क्यों नहीं किया गया है। इन 2 बड़े मुद्दों पर बहस होती रही, इल्जाम लगते रहे, जवाब भी आते रहे। तो इसी पर करेंगे आज चर्चा बेबाक मुंसिफ की इस टेबल पर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बीजेपी से हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रही हैं रचना रेड्डी जी, सीनियर एडवोकेट हैं। कांग्रेस से हमारे साथ स्टूडियो में महजबीन कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं। बीएसपी से हमारे साथ मौजूद है चैतन्या जी। आप तमाम का स्वागत करता हूं मैं बेबाक मुंसिफ की इस टेबल पर। आज इसी पर करेंगे बातचीत। सुप्रीम कोर्ट 543 सीटों वाली लोकसभा में फिलहाल सिर्फ 78 महिलाएं वहां पर हैं जो सांसद हैं। 238 सीटों वाली राज्यसभा में सिर्फ 31 महिलाएं सांसद वहां पर मौजूद है। अब यह बिल आ जाने के बाद क्या सूरत हाल बदल जाएंगे? रचना रेड्डी जी, आपसे मेरा यही सवाल है, क्या महिला बिल लाने के बाद यह सूरत हाल बदलेंगे? महिलाओं की संख्या, तादाद लोकसभा, राज्यसभा में बढ़ जाएगी? क्या नजरिया आपका इस पर? महिलाओं की सत्कार और आदाब। महिला आरक्षण बिल आने से रंग के हिसाब से तो सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टली इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा है और असेंबली और स्टेट गवर्नमेंट असेंबलीज में। तो ये महिला आरक्षण बिल राज्यसभा को अभी एप्लीकेबल होता नहीं है और स्टेट लेजिस्लेचर्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल को एप्लीकेबल नहीं होगा। तो महिला आरक्षण बिल आने से 33% से लोकसभा में 539 सीट्स है। तब आरक्षण से महिलाओं को लगभग 181 सीट्स महिलाओं को रिजर्व किए जाएंगे रोटेशन बेसिस पर। जी, रोटेशन की जो 15 साल की जो चर्चा चल रही है, बिल्कुल सही, रोटेशन बेसिस पर बात हो रही है। हाँ। और वो सेंसस के बेसिस पर होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससीज एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज उस जगह के, उस स्टेट के सेंसस के हिसाब से है, पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो इसी वजह से इसी बेसिस पर ही महिला आरक्षण बिल भी सेंसस के हिसाब से, रोटेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो ये सेंसस हम लोग एवरी 10 to 15 इयर्स करते हैं। लास्ट सेंसस हमने 2011 में किया था। 2021 में कोविड के वजह से हमने नहीं किया है, लेकिन डीलिमिटेशन एक्ट के तहत डीलिमिटेशन 2026 में होने वाला है। जी, यही तो नहीं, सवाल यही बन जाता रचना जी के वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को अब तक अपोजिशन जो जमाते हैं, जो अलग दल हैं, वो चुनावी जुमला बता रहे हैं। वजह यही जो आपने अभी बताई, क्योंकि आप बिल तो लेकर आए हैं, लेकिन अपोजिशन के जमातों ने तायद भी कर दी, लेकिन अभी आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं।
ऐसा माना जा रहा है कि 2019 के बाद या उस चुनाव के वक्त में इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि डिलिमिटेशन का चक्कर यहां पर बन रहा है। राहुल गांधी ने भी आज साफ तौर पर यही कहा कि मैं तो चाहता हूं कि आप इसको अभी से लागू कर दिया जाए। तो चुनावी जुमला कहा जा रहा है इसको, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। चुनावी जुमला हो ही नहीं सकता साहब, क्योंकि डिलिमिटेशन के बगैर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक रिजर्वेशन लेके आ रहा है वो हो नहीं सकता, क्योंकि डिलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इधर आप एक सिंपल मेजॉरिटी का एक नया एक्ट लोकसभा में लेकर नहीं आ रहे। आप एक मेजॉरिटी के तहत 2/3 मेंबर्स ऑफ बोथ पार्टीज लोकसभा और राज्यसभा के तहत प्रेजेंट एंड वोटिंग करने के बाद ही ये रिजर्वेशन वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। तो इसमें ठीक है, तो आप ये बता दीजिए कि वुमेन्स बिल जो आप लेकर के आए हैं, जो आज पास हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में भी हो जाएगा, कब तक इसे आप लागू कर देंगे? डिलिमिटेशन के बाद, तो डिलिमिटेशन के बाद वही ना, वो वक्त लग जाएगा, वो टाइम लग जाएगा। विपक्ष भी यही कह रहा है कि आप इसको सिर्फ चुनाव के वक्त लेकर आए ताकि इसको दिखाकर वोट बटोर लिया जाए। बीएसपी की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। चैतन्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक दिन पहले जहां मायावती महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती नजर आई थी, वहीं आज वह इससे खफा होती भी नजर आई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर यह आरोप है मेरा कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को लालच देने के लिए सरकार इस तरह का खेल खेल रही है। महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए, इस तरह की मांग उन्होंने की है। क्या नजरिया इस पर आपका? जी, कंपलसरी रहना चाहिए। और एससी, एसटी, ओबीसी वुमेन के लिए तो कंपलसरी, और 33% दिए। अभी तो फिलहाल अभी वोटिंग चलने के लिए उन्होंने तो ऐसे बहुत कुछ कानून कांडे तो कर दिए। तो ये अभी तो कुछ बोल रहे हैं ना, और 2026 में अमल होता है या 2024 में अमल हुए तो अच्छा रहेगा मेरा। मतलब इसको जल्दी से जल्दी लागू कर देना चाहिए। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कोटा मिलना चाहिए, कह रही हैं आप। लेकिन चुनाव आयोग से वो ये भी मांग कर रही हैं कि जो पहले से जो बरकरार है, एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा पहले से बरकरार है, उसको ना छेड़ा जाए और इस 33 में से भी और एक्स्ट्रा दे दिया जाए, तो ज्यादा हो जाएगा ना ओवरऑल। ये भी तो मानना पड़ेगा। जी दिएगा तो अच्छे रहेगा। अभी 50% दिए तो अभी अच्छे रहेगा। लेकिन संविधान यह भी कहता है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस बीच बहुत सारी बातें निकलकर यह भी सामने आई कि मुसलमानों को भी, मुस्लिम खवातीन को भी यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेहज़बीन जी, आपसे मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, क्या मुस्लिम खवातीन को अलग से इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिस तरह की डिमांड असद ओवैसी साहब ने की है? इसके अलावा और भी कई नेताओं ने जो अल्पसंख्यकों के हामी बनते हैं, माइनॉरिटीज के नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने भी इस तरह की मांग की। आपकी व्यक्तिगत निजी राय इस पर क्या है? एक्चुअली इसमें देखिए सर, महिलाओं के लिए तो ये ज़रूरी है, ये जो 12% है, ये 35% है, ये तो ज़रूरी बनता है। और जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये तो उनकी मांग, डिमांड पूरी करना चाहिए सर, जो अभी तक नहीं हो गया। बिल्कुल सही। मतलब मुस्लिम खवातीन को अलग से इसमें शामिल करना चाहिए, आपका भी ये मानना है? जी सर। लेकिन संविधान तो ये कहता है ना कि धर्म के नाम पर आरक्षण को नहीं बांटना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि धर्म के नाम पर आरक्षण को हम नहीं बंटने देंगे। तो फिर मुस्लिम महिलाओं की अलग से भागीदारी की जरूरत क्या है? मुस्लिम महिलाओं के लिए तो सर वो तो अलग से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक यहाँ से हमारी सरकार ऐसा बोल रही है कि हम ये जो 12% है वो हम दे देंगे और 35% है वो भी दे देंगे, मगर अभी तक कुछ होगा नहीं है। जहाँ के महिला मुस्लिम जो है वो तो अलग ही अलग है, अभी तक उसके लिए कुछ नहीं हुआ सर। बिल्कुल सही। रचना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कैबिनेट में इस वक्त 7% महिलाएं हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। आप ये कह रही हैं कि 33% का दम भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार भर रही है। 7% ही महिलाएं आपके कैबिनेट में, आप 33% कर दीजिए, ये तो आपके हाथ में। इसमें तो डिलिमिटेशन का चक्कर भी नहीं है कोई। अगर वो चर्चा तो सभी लोग कर रहे साहब। हम भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि क्योंकि महिला आरक्षण बिल आ तो रही है, तो उसके पहले ही अगर महिलाओं को अपने पार्टीज में 33% या एटलीस्ट 33%
तो अब दे दो, आप ऐसे ही दे दो, आप नॉमिनेशंस और ऐसी महिलाओं को ही आप इसके लिए आप लड़ने के लिए आप रखिए। लेकिन पार्टी बीएसपी हो या टीएमसी हो या और कोई पार्टी भी हो जो महिलाओं से भरी है, उसमें भी अगर आरक्षण का रिक्वायरमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, अरे नहीं, हम भी बोल रहे भारतीय जनता पार्टी, भाजपा ही नहीं, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, बीएसपी और सभी और पार्टी सभी नेक्स्ट 2024 जनरल इलेक्शंस में आप अपने पार्टी से महिलाओं 33 नॉमिनेशन देना चाहते हैं तो आपको रोकने वाला कौन है? देखिए, टीएमसी और बीजेडी ने अपनी पार्टी से 33% महिलाओं को लड़वाया है चुनाव, लड़वाया है। टीएमसी ने 37% महिलाओं को लोकसभा को भेजा है। बिल्कुल, तो यही तो सवाल मेरा है, बीजेपी ने क्यों नहीं भेजा अब तक? वही तो साहब, मैं वही बोल रही हूँ ना, इसी वजह से ही महिला आरक्षण चाहिए। अगर आप देखें 70 ईयर्स से इस देश को चला रहा था। 1931 में महिला कमीशन सरोजिनी नायडू ने बोला कि महिला आरक्षण चाहिए, उसका कुछ नहीं हुआ, इंडिपेंडेंस आया। 60s और 70s में मार्गरेट आल्वा ने हमें महिला आरक्षण चाहिए, लोकल सेल ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिला आरक्षण चाहिए बोल के उन्होंने कहा था। उन्होंने कल भी बात किया था कि मैं चाहती हूँ कि आज वो महिला आरक्षण आए। उसके बाद इंदिरा गांधी एक महिला ने 3 साल इमरजेंसी किया है, उसमें वो कुछ भी बिल पास कर सकती थी। महिला होने से उसे पास करना था, लेकिन पास नहीं किया। आप सुन रहे हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही, मैं सुन पा रहा हूं। आपने अभी आपातकाल को लेकर के बड़ा निशाना जरूर साधा है, लेकिन सेहरा तो अकेले मोदी जी बांध ले रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि ईश्वर ने मुझे चुना है। ताजा बयान में आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईश्वर ने मुझे चुना है। 1996 में एचडी देवेगौड़ा यही प्रस्ताव लाए थे, इसी को तो कॉपी पेस्ट किया आप लोगों ने। यही तो मैं कह रहा हूँ। पहले राजीव गांधी का प्रस्ताव हमें करना चाहिए। राजीव गांधी को ब्रूट मेजॉरिटी था लोकसभा में, 402 एमपी से कांग्रेस को, लेकिन उसने अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल हो सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। फिर पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर 73rd और 74th अमेंडमेंट आया। वो क्या लोकसभा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटीज और ग्राम पंचायत को 33% आरक्षण देने का। तो उन्होंने तो उसी वक्त एमएलएज और एमपीज को क्यों नहीं दिया गया? देवेगौड़ा जी ने ट्राई किया था, लेकिन उनके पास मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत चेंज करने का मेजॉरिटी था नहीं। उसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके 6 साल के टेन्योर में 3 बार उन्होंने महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन बीजेपी को सिंपल मेजॉरिटी था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का मेजॉरिटी नहीं था। 2010 में यूपीए 2 में राज्यसभा में कांग्रेस को मेजॉरिटी था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का मेजॉरिटी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उनको सपोर्ट किया, इसी वजह से राज्यसभा में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ। तो तब भी सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी, तो वो लोकसभा में क्यों नहीं पास हुआ? राज्यसभा ने पास करके लोकसभा को भेजा। जी रचना जी, मैं समझ गया आप जो कहना चाहती हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यही बन रहा है कि ये उनकी नाकामी थी और अभी मौजूदा जो सरकार है उसकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर जरूर बन जाता है, 9.5 साल बाद
9.5 साल तक आप ही की सरकार थी। अब जाकर लास्ट पॉइंट पर आप ये बिल लेकर के आते हैं। 2014 में आप ये बिल ले आते, अब तक ये जो डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया ये भी खत्म हो जाती है, आप खवातीन के सच्चे हमदर्द भी बन जाते। 2010 में यूपीए 2 में उनका मैंडेट 5 इयर्स तक था। उन्होंने 2010 में इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा में 4 सालों में पास ही नहीं हुआ। हाँ, हमने 9 साल में इतने सारे चेंजेस लाए, इतने सारे। तो ये चेंजेस आप 2014 में ले आते हैं ना। सवाल मेरा आपसे यही है, आप 2023 में जाकर के ये चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं। यही चीज आप 2014 में कर देते तो डिलिमिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तक डिलिमिटेशन हो जाता, जनगणना हो जाती और ये बिल जो है वो कानून बन जाता और लागू भी हो जाता। यही सवाल मेरा कांग्रेस प्रवक्ता महजबीन जी से। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके से रचना जी ने भी कहा कि मनमोहन सरकार के समय में भी राज्यसभा में बिल पास हो गया था, लोकसभा में जाकर के अटक गया था क्योंकि यूपीए की जो बाकी सरकारें थी उनका समर्थन सोनिया गांधी जी, मनमोहन जी जुटा नहीं पाए थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगी सर, अभी देखिए, मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 सालों से भारतीय महिलाएं अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही थी, मगर अब और कुछ सालों का इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने साल सर? 2 साल, 4 साल, 6 साल या 8 साल? अभी कितना इंतज़ार करेंगे? जो महिलाएं जो जिम्मेदारी निभा रही है उसका तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है सर। यानी ये बिल आने के बाद भी अगर लागू नहीं होगा तो सिर्फ इंतजार रह जाएगा, यही कह रही हैं? जी सर। रचना जी, इंतजार की बात चल रही है यहाँ पर, क्या इंतजार अब भी रह जाएगा? बिल ले आए, अच्छी बात है, कांग्रेस ने समर्थन भी कर दिया। सोनिया गांधी आज सदन में खड़ी हुई और दिल खोलकर उन्होंने कहा कि मैं अपनी तायद देती हूँ, समर्थन देती हूँ इस बिल को। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में यही कहा था कि पूरा समर्थन है, आप फौरन इसको तुरंत लागू कर दीजिए। आप तुरंत लागू क्यों नहीं कर पा रहे? रचना जी, ये लोग जो बात कर रहे हैं वो ऐसा लागू करेंगे तो बिल एब्सोल्युटली एक्ट बन जाएगा और पास होगा। डिलिमिटेशन 20 टाइम नहीं, इसका कब ये लागू होगा उसका टाइम का जिक्र नहीं किया गया है। बोले तो 2026 में डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन एक्ट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के तहत ही 2026 में डिलिमिटेशन होगा बोल के लिखा हुआ है डिलिमिटेशन एक्ट में। उससे पहले आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 की आप बात कर रही हैं, 82 की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल सही। करेंगे तो 2029 में डेफिनेटली महिला आरक्षण बिल के साथ ही लोकसभा और वगैरह जनरल इलेक्शंस होंगे। 2026 में अगर डिलिमिटेशन को खचिతంగా that point of time they will start the women's reservation. Because डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। एनी रिजर्वेशन, कोई भी रिजर्वेशन से पहले डिलिमिटेशन और सेंसस, पहले सेंसस फिर डिलिमिटेशन फिर रिजर्वेशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। एससीज के रिजर्वेशन के पहले भी सेंसस किया गया था, उसके बलबूते पर ही डिलिमिटेशन हुआ। और अब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थोड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज एससीज को रिजर्व है सेंसस के तहत, और थोड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज एसटीज को रिजर्व है। ओबीसीज का रिजर्वेशन अभी तक सेंसस के तहत पहले हुआ, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना बाकी है, तभी ओबीसीज का रिजर्वेशन भी विमेन्स रिजर्वेशन में लागू किया जा सकता है जी। लेकिन अब जो एक्ट है 2026 के बाद डेफिनेटली अगर आज ये बिल पास हुआ तो 2026 के बाद डेफिनेटली लागू होगा। ठीक है, मान लिया आपकी बात कि आप इंतजार जरूर करवाएंगे लेकिन लागू कर देंगे, सहरा जरूर आपने बांध लिया है। चैतन्या जी, आपके पास चला आता हूं मैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सहरा इन्होंने बांध लिया है। आपकी पार्टी की सुप्रीमो भी एक महिला है, महिलाओं के लिए अब तक आपकी पार्टी ने क्या क्या काम किए वो गिनवा दीजिए जरा। जी, हमारे बीएसपी के साइड में ने ऑलमोस्ट 33% से ज़्यादा ही वुमेन्स है। और हमारे मायावती ने, बहन जी भी ने कही है हमको 50% देंगे वुमेन्स रिजर्वेशन में, सो हमको अच्छा लगा वो हिसाब में। तो अदर पार्टीज में इतना कुछ है क्या? 33% बोले ना, वो हिसाब में है क्या उनके पास वुमेन्स कैंडिडेट?
यानी आपके मुताबिक मायावती जी की जो स्कीम है, जो आज भी उन्होंने जिस तरह की बात की 50% आरक्षण की भी उन्होंने हिमायत की है, तो 50 होना चाहिए था 33 की जगह पर। मैं आपके पास आना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता महजबीन जी। क्यूबा से 470 में से वहां पर 262 सीटों पर महिलाएं एमपी है, यानी 55% से भी ज्यादा। अंडोरा में 50% महिलाएं एमपी है। रवांडा कंट्री में 61% महिलाओं की वहां पर भागीदारी है। हम सिर्फ 33% की अब बात कर पा रहे हैं। पिछले काफी सालों से आपकी सरकारें यहां पर रही, ये कलेक्टिव फेलियर कहीं ना कहीं कांग्रेस का दिखता है यहां पर कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में इतना ज्यादा अरसा लग गया, क्योंकि सबसे ज्यादा हुकूमत कांग्रेस की रही। जी, एक्चुअली सर, यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी की हमारे यहाँ की कोशिश अभी तक जारी है। पिछले हमारे 10 साल में जो वादा किए थे कि ये बिल पे हो गया है, अभी तक कोई उसका डिबेट नहीं हो गया, ना कोई मंजूरी हो गई सर। अभी बिल हमारे तक आ गई है, इसको अमल में लाने के लिए ये कोशिश जारी है कांग्रेस पार्टी की। तो उसका हमारे को अभी तक कोई जवाब नहीं आया सर, तो इसलिए हम महिलाएं क्या है आगे बढ़ के काम करना चाह रहे। नहीं, आपको क्या लगता है महिला बिल आरक्षण आने के बाद जो लिटरेसी रेट है हमारे देश की, उसमें भी सुधार आएगा, उसमें इजाफा होगा? क्योंकि ज्यादातर अनएजुकेटेड महिलाएं जो है वो गांव से बिलोंग करती है, इंडिया के मतलब उस एरिया से आती है जहां पर एजुकेशन की कमी है, जहां पर सुख सुविधाओं की कमी है, तो वहां से महिलाएं निकलकर सांसद बन जाएंगी। जी सर, यही सवाल मेरा आपसे, क्या वहां से ये महिला आरक्षण बिल की बात तो हमने कर ली, चलो ठीक है, महिलाएं संसद में पहुंच भी जाएंगी, लेकिन संसद में महिलाएं पहुंचे उसके लिए हम क्या कर पाएंगे? कोशिश करना है सर, अभी आगे बढ़ना है, कोशिश करना, सब मिलके जुड़ के काम करना है, आगे बढ़ना है। वहाँ से हमारे को कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही सर, इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ सक रहे। ये पिछले हम 10 साल से कोशिश करते आ रहे हैं महिलाओं के लिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ये करते आ रहे हैं। यहाँ हम गांधी भवन में भी हम धरना दिए हैं ये 33% के लिए, उसके लिए भी हमारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। खाली वादा किया जा रहा है, मगर दे नहीं रहे सर, अमल में नहीं आ रहा सर। बिल्कुल सही। फिलहाल हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को हम जरूर जारी रखेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता दें कि डिलिमिटेशन की जो बात चल रही है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा सस्पेंस अभी भी बना हो कि कब ये लागू होगा, इंतजार इतना लंबा क्यों है। बीजेपी सेहरा बांध तो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्यों बांध रही? आज हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की, बेटर हाफ की, और ये तमाम बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज लोकसभा में जो बिल पास हुआ है 454 वोट इसके समर्थन में, इसके तायद में पड़े, सिर्फ 2 वोट इसके जो है वो अगेंस्ट गए हैं। रचना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 454 वोट इसके पक्ष में पड़ जाना, बिल लेकर आए अर्जुन राम मेघवाल, इसकी तमाम तारीफें बीजेपी के बड़े नेताओं ने सबसे पहले की। बीजेपी अपने आप में इस 454 वोट के आंकड़े को कितनी बड़ी जीत अपने आप में देख रही है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव आगे हैं, आगामी विधानसभाओं के 5 बड़े राज्यों में भी चुनाव होने। बीजेपी हमारे पास जो वोट है, अगर वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट 2 वो लोकसभा में क्रॉस कर ले तो राज्यसभा को जब जाएगा ये तब हमें क्योंकि सभा में हमारा, आप सुन सकते? जी, मैं सुन पा रहा हूं, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि राज्यसभा में हमारा टैली थोड़ा कम है, तब हमें दूसरे पार्टियों का भी समर्थन की जरूरत हो, क्योंकि इधर सिंपल मेजॉरिटी के साथ हैंड्स के साथ ये बिल नहीं हो सकता। ये मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पास होने के लिए चाहिए। तो लोकसभा में जो आप बता रहे हैं उसके साथ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा में ला सकते हैं, तो बहुत अच्छा। इसके बाद जब हम राज्यसभा को जाएंगे तब हमें सारे पार्टियों का सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होगा। और अगर ये बिल पास हो जाए जी और एक्ट बन जाए, तब लोकसभा में ही
सभा में ही हमें 181 सीट्स की रिजर्वेशन होगी, महिलाओं के लिए 181 सीट्स का रिजर्वेशन। राज्यसभा में तक तो ड्राफ्ट बिल में राज्यसभा में अब तक तो आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण राज्यसभा में और स्टेट असेंबली, लेकिन विधान परिषद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये भी एक बड़ा जो है विरोध का कारण बन रहा है। शामिल नहीं किया गया है और राज्यसभा को भी नहीं जी। तो इसमें क्या मतलब दिक्कत रही? इनडायरेक्ट इलेक्शन, सिर्फ डायरेक्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का डिस्कशन और आरक्षण इम्प्लीमेंटेशन का प्रपोजल इस बिल में किया है। बिल्कुल सही। और अगर हम रुवांडा की बात करें, रुवांडा में 61% women। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि क्यूबा में 470 में से 462 सीटों पर महिलाएं हैं, यानी 55% से भी ज्यादा। अंडोरा में 50% महिलाएं वहां पर एमपी है। रवांडा में 61% की आप बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ 33% ही क्यों फिर? 15%, वही तो ये ऐसा है साहब। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे है, पॉलिटिकल पार्टीज की तुलना में एक क्लास में बच्चों के साथ और टीचर के साथ करती हो। बिल्कुल सही। कुछ लागू करने के लिए एब्सोल्युटली ये लागू होना चाहिए, नहीं तो आपको पनिशमेंट होगा, तभी बच्चे जाकर सुनेंगे। बिल्कुल सही। पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे ही है, सारे बड़े पार्टीज, नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी, सारे अगर आरक्षण लीगली लागू हुआ तो ही ये पॉलिटिकल पार्टीज कंपल्सरीली विमेन को और महिलाओं को आरक्षण, उनके कम्युनिटी, उनके कास्ट के हिसाब से आरक्षण देंगे। अगर आरक्षण लागू नहीं हुआ तो तब महिलाएं मेरिट के हिसाब से ही जैसे अब आ रही है वैसे आएंगी। महिलाओं को हम महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि हम ओसी, हम ओबीसी, हम एससी, हम एसटी, हम बीसी, हम मुस्लिम, ये नहीं, हम पहले महिलाएं हैं और महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए। उसके बाद कैटेगराइजेशन, कम्युनिटी नहीं, सवाल यहाँ पर यह भी तो बन जाता है कि ठीक है आरक्षण मिलना ही चाहिए, महिला है, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारी चीजों को हम बाद में पीछे छोड़ देते हैं। सबसे पहले आप महिलाएं, आपको आरक्षण मिल जाना चाहिए, आप अपनी नुमाइंदगी पेश करें। लेकिन रचना जी सवाल मेरा यहाँ पर यह है, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 46% महिलाएं जो है वो साक्षर नहीं है इस देश में। उसका आप क्या करेंगे? बिल तो आप ले आए, बिल पास भी कर दिया, लेकिन उन महिलाओं का क्या होगा जो वाकई में पढ़ी लिखी नहीं है? क्या वो आकर के नुमाइंदगी कर पाएंगी सही तरीके से, जिस तरीके की मैं और आप मिलकर यहाँ पर कयास लगा रहे हैं कि हाँ, महिलाओं की भागीदारी जब संसद में बढ़ेगी तो महिलाओं के इश्यूज पर, महिलाओं के मुद्दों पर खुल के अच्छे से बातचीत हो पाएगी। ये जो लिटरेसी रेट जो इतनी कम है, इसका क्या कीजिएगा? लिटरेसी रेट की अगर आप बात करें तो भारत में ही लिटरेसी रेट रिक्वायरमेंट से कम है। अगर आप लोकसभा में भी देखें, कितने पुरुष है जो अच्छी तरह पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह बात कर सकते हैं, एक इश्यू कंप्लीट 360 डिग्री से देखकर उसका अच्छाई और उसका बुराई, उसका क्रिटिसाइज और उसका अच्छाई का, उसके बारे में बात कर सकते हैं। हमारे लोकसभा और राज्यसभा में रेपिस्ट है, हमारे लोकसभा और राज्यसभा में मर्डर, रेप इत्यादि केसेस के में हुए, उनके ऊपर जो अक्यूज्ड है वो भी हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में है। इनसे तो बेहतर महिलाएं हैं जो आरक्षण के तहत आएंगे, पहली बार बाहर आएंगे और बात कर सकेंगे। कहीं ना कहीं तो शुरुआत होनी ही चाहिए। मैं आज लकी हूं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे
कई और बहनें आए जो आरक्षण के बगैर आ नहीं सकते। जी। और उन बहनों के आने से उनके साक्षरता और नेतृत्व को दृष्टि में रखते हुए ही आज जो लोकसभा में राज्यसभा में साक्षरता है, हमें उसका भी चर्चा करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप एक मर्द हो या एक पुरुष हो वो ही साक्षरता का सक्षम है नहीं। बहुत ही वाजिब बात आपने कही है, सिर्फ मर्द हो इसलिए आप संसद में जाएंगे ये आपका अधिकार नहीं, महिलाएं भी इस देश की नागरिक हैं और महिलाओं का जाना भी बेहद जरूरी है। चैतन्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, घर के सारे मसले मसाए, किचन से लेकर बच्चा कहाँ स्कूल जाएगा, सारे डिसीजन महिलाएं ही लेती है, लेकिन देश के जो बड़े मसले रहते हैं वहां पर महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम रहती है। इस बिल के आ जाने के बाद संसद में महिलाओं के लिए दरवाजे पूरी तरीके से खुल जाएंगे, इसको आप किस नजर से देखती हैं? महिलाओं का वहां पर भी होना जरूरी, क्योंकि घर में तो महिलाएं हैं, समाज में भी है, संसद में होने कितनी जरूरी? कंपलसरी। वैसे रहेगा तो भी बहुत अच्छे रहेगा। और घर को कितना संभालते हैं वो हिसाब से घर पे इतना बच्चों से लेके हस्बैंड या रिलेशंस किसी को भी ना कितना अच्छा रिलेशन से मेंटेन करे, उसी तरह राज्यसभा में या असम में किधर भी गए ना उतने वही तरीके से उतना ही अच्छे से संभाल सकते हो। जो घरेलू इश्यूज होते हैं, जैसे गैस सिलेंडर पिछले दिनों काफी ज्यादा महंगा हो गया था, कुछ महंगाई के ऐसे मुद्दे रहते हैं जिनको महिलाएं ज्यादा करीब से समझ पाती है, क्योंकि वो घर चला रही होती है, उन्हें पता होता है कहां से हमें कितना बजट निकालना है। इसको लेकर के मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या महिलाएं अच्छे तरीके से मतलब देश को और इन तरीकों को पुरुषों से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगी? महंगाई का मुद्दा कितना पेचीदा है, कितना बड़ा मसला है, क्या पुरुषों से ज्यादा महिलाएं इस मुद्दे को समझ पाएंगी? कंपलसरी जी, यही सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है आपको इस पर? जी, नॉर्मली अपन घर पे ना या गैस लो, अदरवाइज कुछ भी आइटम्स भी ले ना, अभी साग भाजी गई लेंगे, अभी 5 रुपीज़ है तो अपन 2 रुपीज़ को पूछते। बिल्कुल जी। सो वो इस सब में आउटसाइड में ना और कितना भी बजट होगा उसमें ना 50% में बजट कम से कम करेंगे और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो महिलाओं की भागीदारी होना वाकई संसद में बहुत जरूरी है। महजबीन जी, आपसे भी मेरा यही सवाल बिल्कुल, क्या लगता है आपको जिस तरीके से संसद में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, उनमें क्या वो छोटे छोटे इश्यूज हैं, जिस तरह से तमाम मसलों को महिलाएं जितने अच्छे तरीके से समझ सकती है, चाहे वो घर से जुड़े हो चाहे वो समाज से जुड़े हो, क्या पुरुष क्या मर्द उन मसलों को उतने करीब से अच्छे से नहीं समझ सकते हैं? सबसे पहले देखिए सर, महिलाएं ने हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ से फिर बाहर निकलते हैं एक अपनी मजबूरी के लिए, जहाँ पे घर गृहस्थी संभालते हैं, चूल्हा चक्की संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं। जब विधानसभा हो राज्यसभा हो वहाँ पे जाके अपना एक कैरियर बनाते हैं, क्योंकि अपने एक मेहनताना वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सर, अपन जैसा गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर कितना 1200 रुपये हो गया है। अब महिला के लिए भी अपने को बहुत परेशानी है। अब यहाँ पे देख, कर्नाटक में गैस सिलेंडर 500 हो चुका है, राजस्थान में 500 हो चुका है, हैदराबाद तेलंगाना में क्यों नहीं सर? ये सवाल मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, हैदराबाद तेलंगाना में क्यों नहीं हो गया? ये होना बहुत ज़रूरी है सर। तो हमारा बोलने का मतलब है, जहाँ पे देखिए लेडीज़ है मौजूद है, जहाँ पे लेडीज़ है, लेडीज़ चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है या दोज़ख बना सकती है, जहाँ देखे लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पार्लियामेंट में, सदन में होना भी उनका ज़रूरी है सर। जी सर। रचना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे मैं यही जानूंगा, क्या महिला आरक्षण बिल आने के बाद क्या वो बड़े बदलाव, क्या वो बड़े चेंजेस देश की रणनीति में, देश की विचारधारा में, लोगों की सोच में, समाज में, क्या वो बड़े बदलाव आ सकते हैं? रचना जी। साहब, पहले करप्शन कम होगा। ये बड़े दावे से आप कह रही हैं करप्शन कम होगा, इसके पीछे की थोड़ी मिस्ट्री जानना चाहूंगा। करप्शन कैसे कम होगा महिलाओं की भागीदारी से? क्योंकि महिलाएं बाय नेचर उनको काम करना और काम से रिजल्ट वो प्रेफर करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महिलाओं आने से सब कुछ करप्शन बिल्कुल ही कम होगा, 0 हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम होगा। महिलाएं एक रिस्पेक्टेबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव
रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पर होंगे। और दूसरा, हमारे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में पॉजिटिव और सस्टेनेबल चेंजेस आएंगे। किस तरह के चेंजेस? वंदना शिवा एक रिसर्चर और एक फेमिनिस्ट है। उन्होंने कहा कि अगर पॉलिसी मेकिंग पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में उनकी भागीदारी जब बढ़ी, तब मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सारे ठीक होंगे, क्योंकि महिलाओं को किसी से सीखने की जरूरत नहीं होती है। हम इनबिल्टी हम घर का देखभाल करती है, हम काम करते हैं, हम बच्चों के देखभाल करते हैं, हम सारा मैनेज करते हैं, हम नेचुरली मल्टीटास्कर्स है जी। इसी वजह से इस मल्टीटास्क की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी हम एक रेस्पॉन्सिबल आएंगे। और इस वजह से जब महिला का पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट होगा, इम्प्लीमेंट पर इम्पैक्ट होगा, तो डिसीजन मेकिंग हमेशा पॉजिटिव रहा है। लेकिन रचना जी, वो करप्शन वाला अभी समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा। वो मर्द ज्यादा करप्शन होते हैं, ये इनडायरेक्टली आप कहना चाह रही थी शायद। डेफिनेटली मतलब मर्द ज्यादा करप्ट होते हैं। और मैं उनके खिलाफ कुछ अपने साथ नहीं कह रही हूँ जी, ये एक फैक्ट है। नहीं, वाकई बड़ी खूबसूरती से आपने कहा, बुरा भी नहीं लगा मुझे। और महिला जब महिलाओं को रेस्पॉन्सिबल पोजीशंस में लाते हैं, तब ये कम होता दिखेगा आपको अपने आंखों के सामने वो दिखेगा। वो बदलाव हल्लू होगा, लेकिन जरूर होगा। बिल्कुल, आपकी बात से कहीं ना कहीं पूरी तरह से इत्तेफाक मैं भी रखता हूं, क्योंकि जो मैनेजमेंट है, जो डिसीजन है, आपने जिस तरीके से बताया, फाइनेंशियली डिसीजन महिलाएं बहुत अच्छे इस तरह के फैसले लेती हैं। चैतन्या जी, लास्ट में मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगा, महिला आरक्षण बिल को लेकर आपके क्या नजरिए हैं, आपके क्या ख्यालात हैं, आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। ऑल ओवर इस बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? चैतन्या जी, आपसे जानना चाह रहा हूं। वन मोर टाइम प्लीज जी, वन मोर टाइम। किस तरीके से आप इस बिल को देख रही हैं ओवरऑल? मतलब ये जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है, कितना सही है, कितना गलत है, कितने फायदे हैं, कितने नुकसान है, क्या बदलाव, क्या चेंजेस आ जाए? आए तो अच्छा रहेगा, और आए तो भी थोड़ा जल्दी आए तो अभी अच्छा रहेगा। 26 तक नहीं के 24 तक आए तो अच्छा रहेगा। और बिल पास होने से, पास हो गया नहीं, हो जाना चाहिए, हो जाने से अभी महिला सबके लिए बहुत अच्छा दिखेगा। यही सवाल महजबीन जी मेरा आपसे, आप किस तरीके से, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस बिल को देख रही है? आपका व्यक्तिगत क्या नजरिया है इस पर? ये महिलाओं को जो रोक रहे हैं, और ये बिल पास होने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये सवाल मेरी सरकार से है सर। और दूसरी बात, अभी तो ये बिल पास होने के बाद अभी अपने तक नहीं, तो कांग्रेस पार्टी जो अपनी सोनिया गांधी जो अपील कर रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो उनका कोई सवाल का जवाब उनको नहीं मिला है। इसलिए ये मैं सरकार से पूछना चाहूँगी कि अभी तक बिल पास होने के बाद भी डिबेट क्यों नहीं हुआ सर? ये पिछले 13 साल से होते हुए आ रहा है, तो इसका मैं क्वेश्चन जो कर रही हूँ उसका आंसर चाहिए सर मेरे को। तो अपने जहाँ भी देखिए महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए कोशिश है, जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए आगे हमारे को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही। रचना जी जो अभी कहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मिल रही है नहीं मिल रही है हमारे को। उसके लिए हम ये क्वेश्चन हम रचना जी से कहेंगे, हम तो हमारे को रेस्पॉन्सिबिलिटी कब मिलेंगी सर? रचना जी, मेरा आपसे ये सवाल आखिर में यही, ऑल ओवर आप इस बिल को किस तरीके से देख रही हैं? आपने फायदे बहुत गिनवाए, लेकिन कुछ एक्सपर्ट, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ
शरद यादव जी का वो बयान मैं यहाँ पर जरूर कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि परकटी महिलाओं के हाथों में हम देश को और अपने भविष्य को नहीं सौंप सकते। कुछ लोग अभी भी इस तरह के बयान से अपना इत्तेफाक रख रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि महिलाओं के हाथ में इतनी बड़ी आबादी को सौंप देना कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी हो सकता है। ऑल ओवर आप इस बिल को किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ नुकसान भी जी, ये मर्द है जिनकी साक्षरता पर ही प्रश्न चिन्ह है। ये लोग शॉविनिस्टिक है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कल ऐसे ही कुछ अनाप शनाप छपा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि पार्टियां अपने आप से ही एक कमजोर महिलाओं को रखते हैं, क्योंकि कमजोर महिला से ही हम लोग शासन रह सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा, ये शरद यादव जैसे इन लोगों की तो गिनती ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका, इनका टाइम हो चुका है। उनको आना ही चाहिए, ये इस एक्ट को पास होना ही चाहिए। और मैडम के बोलते ही 2026 के बाद जब हम 33% नहीं, फायदे रचना जी बहुत गिनवाए आपने। मैं कुछ लॉसेस पूछ रहा हूं आपसे। क्या प्रोसेस? नहीं, आपने फायदे काफी बताए इस बिल के। क्या इस बिल के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है? नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है साहब। बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम लोग तुरंत 2024 से ही इसे लागू, लेकिन एज अ सीनियर डिलिमिटेशन एक्ट को हम बाजू में रखकर हम कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर नहीं सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। इसी वजह से हमारे हाथ भी बंधे हैं। मतलब आर्टिकल 82 यहाँ पर रोड़ा बन रहा है। एक्ट के 2026 से ही ये चालू हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम हमारे गेस्ट पैनलिस्ट महजबीन जी, चैतन्या जी, रचना रेड्डी जी, आपका तहदिल से मुंसिफ टीवी इस्तकबाल करता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने अपने मौक़िफ़ को रखा, अपने जवाबात दिए। नाजरीन, बेबाक मुंसिफ आप देख रहे थे। मैं लेता हूँ इजाज़त। जल्द मुलाकात होती है। नमस्कार।